FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन। आज के एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नूरेन आलम, लेक्चरर ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, पीजीआई चंडीगढ़। डॉक्टर आलम, हम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानकारी लेंगे कि कुछ लोग जिनको बोलने में कुछ समस्या होती है, या फिर वो लोग जिनको सुनने में समस्या होता है, या फिर दोनों, जो कि मूक भी हैं और बधिर भी हैं, ये ऐसा क्यों होता है, क्या इसका उपचार है और किस तरह इलाज किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि सुनने में जो समस्याएं आती हैं, इसके मुख्य क्या क्या कारण हो सकते हैं। जी, बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। जो बोलने और सुनने की तकलीफ़ है, हमें पता है कि हम कैसे बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वो सुनते भी हैं, और उसी हिसाब से अपनी आवाज़ को चेंज करके, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है उसको ठीक करके बोल पाते हैं। लेकिन अगर सुनने की तकलीफ़ हो जाए किसी को, तो वो अपना बोली जो है वो खुद से सुन नहीं पाएगा, उसको करेक्ट फीडबैक नहीं मिलेगा। इसकी वजह से उसकी बोली भी प्रभावित हो जाती है। तो जो सुनने की तकलीफ़ है वो अगर हम एडल्ट में देखें तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है एजिंग है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ हियरिंग लॉस हो सकता है। डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। एक श्रोता हमारे से बात करना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सोमनाथ धीमान, मैं जिला ऊना हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, नियर नंगल डैम। धीमान जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अपना प्रश्न पूछिए। सर, मुझे टिनाइटिस की प्रॉब्लम है। जी हाँ, जो टिनाइटिस जो है ये भी सुनने की समस्या में एक समस्या है, जिसमें जो आवाज़ जो है बिना बाहर की आवाज़ सुने हुए अंदर से आवाज़ सुनने जैसी लगती है। ये अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे सीटी की आवाज़ या कुकर की सीटी की आवाज़ हो गई, या फिर क्रिकेट की आवाज़, की बहुत ज़्यादा सर। तो एयर जैसी आवाज़ भी आ सकती है। तो ये आपको कब से है? 8 साल हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, तो आपने सुनने की जाँच करवाई है? मैंने चंडीगढ़ 33 सेक्टर से 33D से मैंने मशीन भी बनवाई है एक। जी जी हाँ, तो सुनने के थोड़ी देर फर्क पड़ता है, बस उसके बाद फिर तो इलाज नहीं है। इस टाइप की जो समस्या होती है, इसमें ज़्यादातर कारण ये होता है कि हमें लगता है कि सुनने में हमारा सब कुछ सही है, लेकिन कुछ कुछ आवाज़ों में हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसमें हो सकता है उनको हियरिंग लॉस हो गया हो। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि उनको सुनने की तकलीफ़ है या नहीं है। अगर सुनने की तकलीफ़ लगती है तो हमें उनको सुनने की मशीन देनी पड़ेगी। सर, कोई परमानेंट इलाज नहीं है? जी देखिए, ये चीज़ ऐसी है जो कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे वो आवाज़ें अगर आ रही हैं तो उसके प्रति आपका क्या रिएक्शन है। अगर आपको लगे कि ये आपको कोई गंभीर बीमारी है या बहुत गंभीर समस्या है, तो ऐसी बात नहीं है। ये आपके ऑडिटरी नर्व, जो सुनने का नस होता है, उसमें कुछ फायरिंग डैमेज हो गई है। हाँ, थोड़ी डैमेज होने से ये परसेप्शन आ सकता है। तो उसके लिए ना एक टिनाइटिस रीट्रेनिंग थेरेपी होती है, जिसमें हम स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं ऐसे लोगों को जिनको इस टाइप की आवाज़ें आती हैं। उसमें हम अलग अलग टाइप की आवाज़ें उनको बाहर से सुनाते हैं और धीरे धीरे उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। मैं करवाया था मैडम से ना जी। जी जी। तो उन्होंने मुझे अंदर बिठा के ना बाहर की आवाज़ें सुनाई थी लैपटॉप पे। जी जी। जो बोलते कि उंगली खड़ी करो, जेब आ जाती है, जेब आ जाती है, जेब आ जाती है। ठीक है। मैंने एक बार चेक करवाया। जी जी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मशीन ही ये लगेगी आपको। फिर मैं मैक्स में चला गया। मैक्स वालों ने भी यही कहा कि मशीन ही इसका उपाय है, हमारे पास तो कुछ ज्यादा दवाई है। हाँ, देखिए, आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक अगर जंप करेंगे तो शायद इलाज होना मुश्किल होगा। आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उन्हीं के पास जाइए, उसमें विश्वास रखिए और उस इलाज को कंटिन्यू कीजिए, तो ज़रूर आपको उसका फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि इनको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, किस तरह आगे प्रोसीड करना चाहिए। देखिए, जो ये समस्या टिनाइटिस है, इस पे अलग अलग जगहों में अलग अलग रिसर्च वगैरह चल रहा है। तो हमारे पीजीआई में भी ऐसे स्टडीज़ चल रहे हैं जिसमें हम अलग अलग पद्धति से इस्तेमाल करके उन ट्रीटमेंट करने का उपचार कोशिश करते हैं, क्योंकि हर पर्सन का अलग ढंग से वो उसका रिएक्शन होता है। तो आपको मैं सलाह ये दूंगा कि आप यहाँ आएँ और एक सुनने की जांच करवा के साथ में हम जो स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो आप इस्तेमाल करके देखें। और ये एक तरीके का रिएक्शन जो आप इसके अगेंस्ट आपका नेगेटिव रिएक्शन है उसको पहले कम करना होगा।
तो डॉक्टर साहब, क्या आपका कोई स्पेशल क्लिनिक है इसके लिए पीजीआई में? जी जी, हमारे यहाँ टिनाइटिस क्लिनिक चलती है, वो सप्ताह में 2 दिन है हमारे यहाँ। कब कब होता है जी वो? ये मंगलवार और गुरुवार के दिन दोपहर 3 बजे होता है, लेकिन पर्सन को मॉर्निंग में ही आना पड़ता है ताकि हम सारी जांच करते हैं और उसके बाद क्लिनिक के अंदर हम ये डिस्कस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने एक प्रश्न किया कि क्या इसका कोई पूरी तरह से इलाज भी है कि आपको इसके साथ एक तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है? जी, ये एक ग्रे एरिया बोलते हैं जिसमें बहुत लोगों को ऐसी परेशानी होती है, लेकिन किस पर्सन को कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा ये कहना मुश्किल है। तो हमें अलग अलग ट्रीटमेंट यूज़ करके देखना है और जिससे उनको फ़ायदा हो फिर हम वही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर कब आए, मैं कब आऊँ? जैसे इन्होंने आपको बताया, मंगलवार और गुरुवार 2 दिन हफ्ते में ये क्लिनिक होता है पीजीआई में, चंडीगढ़ सेक्टर 12 में। डिपार्टमेंट में। जी, ईएनटी डिपार्टमेंट में। कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे विश्वास है कि अगर आप पूरा इलाज करेंगे, डॉक्टर की बात मानेंगे, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बेहतर होगी और आप सही से इसको अडेप्ट कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे थे कि एजिंग के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उससे कई बार सुनना कम हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। जी देखिए, जैसे जैसे मान लो कि अगर हम जिसको उम्र से संबंधित जो सुनने की समस्या है वो करीब 40 साल के ऊपर शुरू हो जाती है और जैसे जैसे और 10 साल के बाद देखें तो उसमें प्रॉपरली एक उसकी कमी होती जाती है। बोलते हैं कि 65 और 75 के बाद करीब 1/3 या बियॉन्ड 75 में हाफ पर्सन जो होते हैं, जो आधे लोग हैं, उनको सुनने की तकलीफ़ हो सकती है। तो ये शरीर में डिफरेंट टाइप की जो चेंजेज आते हैं उसके ऊपर है कि जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और हेयर सेल्स जो हैं, जो कान के अंदर में बहुत छोटे छोटे ये सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, उनकी भी कमी होने लग जाती है। तो ये एक समस्या ये है और उसकी वजह से क्या होता है कि सुनने की कमी हो जाती है। पहले लोग उसको अवॉइड करते हैं कि उन्हें लगता है कि हम इसका जांच ना कराएं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिसर्च बोलते हैं कि अगर आप इसको इग्नोर करें तो इससे वजह से आपको कॉग्निटिव प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि डिमेंशिया है जिसमें याददाश्त की कमी होना, आपका अटेंशन कम हो सकता है। बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो कम होता ही है क्योंकि वो अपनों से दूर हो जाते हैं। अगर आपके पास सही समय पे आ जाए, एक आम इंसान को कब पता चलता है कि हाँ, उसको समस्या आ रही है सुनने में, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो उनको घर वालों की बात सुननी चाहिए। अगर वो बोलते हैं कि आप टीवी तेज़ सुन रहे हो या फिर आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हो, हम बुला रहे हैं आप सुनते नहीं हो, तो इसको इग्नोर नहीं करें। इसको तुरंत जांच करवाएं, सुनने की जांच प्रॉपर ऑडियोलॉजिस्ट जो हैं, क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट, उनसे कराएं और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर साहब, क्या क्या वजह से सुनना कम हो सकता है? जैसे आपने बताया कि उम्र के साथ कई बार हेयर फॉलिकल्स कम हो जाते हैं, और क्या क्या कारण होते हैं जिससे कि एजिंग के साथ सुनना कम होता है? दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है नॉइज़ एक्सपोजर। जैसे कोई लोग हम लोग जनरली टीवी तेज़ सुनते हैं, पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं या फिर म्यूज़िक सिस्टम को कान में ईयर प्लग लगा के यूज़ कर लेते हैं, और लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम तेज़ आवाज़ के साथ साथ अपने कान को डैमेज कर रहे हैं। तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ बीमारियों में हम जो मेडिसिन खुद से ले लेते हैं विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन, समटाइम्स वो हमारे ईयर के लिए डैमेजिंग हो जाता है, उसको हम ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। कुछ कुछ कारण ये हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि अगर फैमिली में अगर किसी को पहले से सुनने की तकलीफ़ है तो हो सकता है कि आपको होने के चांसेस ज़्यादा हों। और बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे मिनियस डिजीज़ है जिसमें चक्कर आने लग जाते हैं, इस टाइप के अगर हैं तो उसमें डेफिनेटली ये होता है कि हेयरिंग लॉस आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, आपका फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या कैसे रहता है? किस तरह कैसे आप आगे प्रोसीड करते हैं और मरीज़ का ठीक होने के क्या चांसेस रहते हैं? जी, ये अगर हम बोलें कि ट्रीटमेंट तो ये प्रॉपरली अगर हम बोले तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट, एक दवा खा के ठीक हो जाना, ये पॉसिबली अभी तो नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं हुई है कि हेयर सेल, आपके कान के अंदर का जो हेयर सेल्स है वो डैमेज हो गए तो उसको फिर से ज़िंदा कर दें। तो ये हो सकता है कि हम उसका रिहैबिलिटेशन करते हैं और उसमें हम सुनने की मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पहले लोगों के मन में ऐसा होता था सुनने की मशीन कैसी होती है, लोग देख के हंसेंगे, लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है, नीड बेस्ड सब ने अपनाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया सुनने की मशीन का, हियरिंग एड्स का, लेकिन मुझे एक निजी एक्सपीरियंस है कि बहुत से लोग, वृद्ध लोग जिनको कहा जाता है कि आप हियरिंग एड लगाइए,
वो थोड़ा हिचकिचाते हैं लगाने में। वो कहते हैं उनको और बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिससे उनके सर में दर्द होने लगता है। सुनना तो क्या, उनकी लाइफ और मुश्किल हो जाती है। इसके बारे में बताइए कि क्या कारण है, ये क्यों होता है? जी देखिए, ये समस्या तब होती है जब आपने प्रॉपरली ढंग से टेस्टिंग ना कराई हो। आपने खुद से आप गए कहीं पे, आपने मशीन खुद से बोले कि चलो आप पैसा लो मशीन ले लो, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करके मशीन अभी दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा टर्म है स्मार्ट। सो आजकल हियरिंग एड भी स्मार्ट हियरिंग एड हो गया है, जिससे आप सारी जितने भी उपकरण हैं घर के, जैसे टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन्स, सबसे वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। और बहुत अच्छी मतलब आपको लगे कि जो नॉर्मल हम सुनते हैं नॉइज़ में, हम नॉर्मल हियरिंग पर्सन को भी तकलीफ़ होती है, लेकिन जो मशीनें जो एडवांस टेक्नोलॉजी की होती है उसके थ्रू आप का लाइफ बहुत ईजी हो जाता है। तो इसका मतलब बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी को कोई हेयरिंग एड लगानी हो तो ईएनटी सर्जन या और उसके साथ साथ किसी ऑडियोलॉजिस्ट को जो कि एक्सपर्ट हो उसकी राय ली जाए, उसके बाद ही कोई ना कोई हियरिंग एड लगवाई जाए। ऐसा नहीं कि आप बाज़ार गए और पैसा दिया और हियरिंग एड ले ली और आप आजकल ऑनलाइन भी हमने देखा है कि वो अवेलेबल होने लग गए हैं, लेकिन लोगों को इससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे हुई है। तो मेरी यही सलाह होगी कि आप क्वालिफाइड ईएनटी डॉक्टर्स और जो ऑडियोलॉजिस्ट है उनसे संपर्क करके ही कोई भी मशीन आप लें। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप रेडियो में आए हैं और हमारी भी आवाज़ की ही दुनिया है, तो मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा था कि कुछ ऐसी लॉस भी होता है कि कुछ लोग कुछ फ्रीक्वेंसीज सुन पाते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसीज नहीं सुन पाते। जी, ज़्यादातर तो ऐसी समस्या हमें देखने को मिलती है, क्योंकि एज रिलेटेड जब हियरिंग लॉस शुरू होता है तो उसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है, माने कि पतली आवाज़ें वो सुननी कम हो जाती है। मोटी आवाज़ें उनको, जैसे मेल की साउंड वो सुन पाते हैं, लेकिन फीमेल की आवाज़ या टेलीफोन की घंटियाँ, इनको सुनने में तकलीफ़ होती है। इसका मतलब ही है कि आपको हाई फ्रीक्वेंसी लॉस हो रहा है और लो फ्रीक्वेंसी आपका बेटर, तो इसे हम स्लोपिंग काइंड ऑफ हियरिंग लॉस बोलते हैं। तो इसीलिए जो आजकल की मशीनें आती हैं वो पर्टिकुलर जो नीड है, जिस फ्रीक्वेंसी में जिस टाइप की आवाज़ को बढ़ाना है उसी टाइप को बढ़ाती है। तो डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों होता है कि लोग हाई फ्रीक्वेंसी आवाज़ सुनना कम कर देते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सुनते रहते हैं? इसके पीछे भी कोई क्या साइंस है? जी हाँ, ये एक तरीके से आप सोचें कि हमारा जो कॉक्लिया है, जो इनर ईयर है, जो कान का अंदरी हिस्सा है, जो एक्चुअली सुनने में हमें हेल्प करती है, उसमें जो हेयर सेल्स होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि जो सबसे पहले जो है वो जो संरचना है वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए बने हैं, और धीरे धीरे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तब वो संरचनाएं हमें लो फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें सुनने में मदद करती हैं। तो जो स्टार्टिंग डैमेज होता है, मान लो कि तेज़ आवाज़ हुआ या कुछ भी डैमेज होगा, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? बेस से होता है, तो वो उस पर हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुन पाते हैं। तो पहले वही डैमेज हो जाता है, तब धीरे धीरे करके फिर लो फ्रीक्वेंसी साउंड भी अफेक्टेड हो सकता है। डॉक्टर साहब, अगर कोई इस स्थिति में जब शुरू हुआ हेयरिंग लॉस तो वो हेयरिंग एड ना लगाए, तो हेयरिंग एड ना लगाने से क्या वो उसको आदत पड़ जाती है या फिर धीरे धीरे उसकी सुनने की शक्ति कम होती जाती है? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम धीरे धीरे मैनेज कर पाएंगे, लेकिन एक तरीके से आप सोचो, ये सुनने में एक नर्वस सिस्टम हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो आप सोचो कि अगर उसमें स्टिमुलेशन जो आवाज़ें हैं कम जाएं तो धीरे धीरे उनका जो एक्शन का जो ताकत है वो पावर कम होता जाता है। जैसे हम आँखों में चश्मा लगाने की ज़रूरत हो, आप ना लगाएं तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी आँखों का पावर बढ़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी है, अगर आपने उसको अवॉइड किया, इग्नोर किया, तो धीरे धीरे उसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी और उसके बाद आपको ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि बोलना और सुनना दोनों रिलेटेड हैं। जिन लोगों ने शुरू में, बच्चों ने जिनको सुनाई नहीं देता, वो सुन नहीं पाए, तो उनको बोलने में भी समस्या आती होगी। तो ऐसे लोग जो मूक भी हैं और बधिर भी हैं, जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, आप उनका ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं? जी देखिए, बोलने की समस्या अगर हम देखें बच्चों में, तो उसमें सिर्फ ना सुनने की वजह से ऐसा नहीं है कि उनको बोलने की तकलीफ़ होती है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बोलने की तकलीफ़ें हो सकती है। तो मैं बस छोटा सा इसका एक डिटेल में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बोलने की जो तकलीफ़ है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। एक है भाषा की तकलीफ़, जिसमें भाषा समझने और व्यक्त करने में प्रॉब्लम हो जाती है, और दूसरा प्रॉब्लम है स्पीच, जो सिंपल जो हम बातचीत कर रहे हैं, बोली, उसमें प्रॉब्लम होना।
तो ये जो भाषा की समझ है और व्यक्त करने की जो समस्या है वो आपको और वजहों से हो सकती है, जैसे कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा है या फिर उसको ध्यान नहीं लगा पाता है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसकी वजह से हो सकता है। और जो सिंपल जो बोलने के यानी आपका सब कुछ सही है लेकिन बोलने की तकलीफ़ है, तो इसके भी 2-3 कारण हो सकते हैं। जैसे आपका जो आवाज़ है वो उसने सही ढंग से नहीं बोला, तो हम लोग बोलते हैं वॉइस डिसऑर्डर। अगर वो स्पष्ट नहीं बोल पा रहा है कोई साउंड, तो हम उसको बोलते हैं मिस आर्टिकुलेशन। और लास्ट है कि अगर वो जो सही फ्लुएंसी में नहीं बोल पा रहे हैं तो उसको हम हकलाना या स्टटरिंग बोलते हैं। तो ये सब कारण हो सकता है। तो ये नहीं सुनने पे बोलने की जो समस्या है ये ज़्यादातर जो है ये भाषा का समझ और अभिव्यक्ति करने के अंदर ही आता है। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी ने बचपन से कोई आवाज़ सुनी ही नहीं, मेरे जहन में आया, तो उसको आप बोलना उसी शब्द को या उसी भाषा को व्यक्त करना किस तरह आप उसे बता पाते हैं? जी, भाषा जो है ये सिर्फ बोल करके ही अभिव्यक्त या समझा नहीं जाता है। जैसे इशारे की भाषा जो है, तो बच्चे जो है जो बचपन से जो बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो ज़्यादातर इशारा इस्तेमाल करते हैं। हम साइन लैंग्वेज सीख सकते हैं या सिंपल जेस्चर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो है अपना विचारों को प्रकट करना और उसको समझना, ये तो किसी भी इंसान का बेसिक नीड है, तो उसके लिए वो सीखेगा ही। लेकिन जो हम बोलते हैं कि बोलकर बातचीत करना, उनको समझना, वो भी जो समाज में बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो सुने पहले, तो हम उसको मैनेज करते हैं। आजकल छोटे बच्चों के जो नहीं बचपन से सुनते हैं, तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं, जिसमें एकदम जो बच्चे एकदम नहीं सुन पाते हैं, बिल्कुल नहीं सुन पाए, तो उनके लिए ये वरदान की तरह साबित हुआ है कॉक्लियर इम्प्लांट। और इससे छोटी छोटी आवाज़ें भी बच्चे सुन पाते हैं। और उसके बाद हमें थेरेपी, उसको रेगुलर थेरेपी देना चाहिए। तो थेरेपी जो होता है उसमें हम आवाज़ें सुना के उनको वो शब्द बोलना सिखाते हैं। पहले किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, जो सिंपल घर के जो सामान है, उसको दिखा के क्या हम बोलते हैं उसको, और उसको समझना, ये दोनों चीज़ सिखाते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अलग अलग कैटेगरी के शब्द उनको सिखाते हैं और फिर उसको फ्रेज लेवल पे और सेंटेंस लेवल पे बोलना सिखाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हुआ एक एक्सपर्ट कैसे उसको भाषा सिखाता है। क्या ऐसे बच्चे के माँ बाप, पेरेंट्स, उसके भाई बहन, वो भी इस थेरेपी में उस बच्चे की मदद कर सकते हैं? ये तो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपने बताया कि उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना तो ये संभव नहीं है। जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो बच्चे के साथ आप मैक्सिमम 1 आवर व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो सारे दिन उनके साथ हैं। और उनके जो कम्युनिकेशन नीड्स हैं, जो भी उनके नीड्स हैं, वो घर वालों से ही वो व्यक्त कर पाते हैं या उनकी बातें समझना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो ऑब्वियसली जो भी हम सिखाते हैं, जो टेक्निक सिखाएं कि इसको इस तरीके से खेल के इसको बताना है या इससे बुलवाना है, तो ये उनके कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन के बिना संभव नहीं है। डॉक्टर साहब, जब आपने कहा कि साइन लैंग्वेज से भी एक जो इंसान बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करता है इशारों से, और हमारे तो दूरदर्शन में बधिरों के लिए खास समाचार भी होते हैं जिसमें साइन लैंग्वेज से ही सारी बात कही जाती है। जी। तो एक ऐसे बच्चे को जिसे सुनाई नहीं देता, क्या अगर उसके साथ हम केवल साइन लैंग्वेज से बात करें तो ऐसा तो नहीं कि उसके बोलने की फिर वो प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि उसका गुजारा चल रहा है, उसको फिर ज़रूरत ही नहीं लगती कि हाँ मुझे बोलना भी चाहिए। तो क्या ये कहीं दोनों क्लैश करते हैं? क्लैश ऐसा मुझे नहीं लगता है कि क्लैश होगा। जनरली जब कम्युनिकेशन नीड बोल के या समझ के, सुन के अगर पूरा नहीं होता है, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए। सभी लोग के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करा लें या हियरिंग एड ले लें। लेकिन अगर वो बच्चा सुन नहीं पा रहा है और हम उसकी ज़रूरतों का पूरा ना करें, उनका लैंग्वेज डेवलप ना करें, तो उनके साथ ज़्यादती है। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन हम ये भी देते हैं, जो नहीं है कि सब लोग हियरिंग एड लगाएं या सब लोग कॉक्लियर इम्प्लांट करें, तो वो ये कर सकते हैं। लेकिन आज के समाज में जो नहीं बोलता है या नहीं समझता है उसको लोग अलग समझते हैं, तो एक तरीके का एक विरोधाभास हो जाता है। तो और जब सुन के अगर वो अभिव्यक्त कर पाए तो ऑब्वियसली वो फिर साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना कम कर देगा।
स्टार्टिंग में से ही हम लोग उनको मना कर देते हैं कि जब ये मशीन लगाना लग जाए तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको हियरिंग पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो बहुत ज़रूरी है ऐसी स्थिति में कि उसके आसपास के लोग उसको इनकरेज करें कि वो बोलना चाहे, सुने और बोले। जी जी बेशक। डॉक्टर साहब, बहुत छोटे बच्चों में जैसे अगर कोई जन्म से ही किसी को सुनाई नहीं देता, तो वो कौन सी एज है जहाँ जाकर माँ बाप को पता चलता है कि हाँ, उनके बच्चों को सुनने में समस्या आ रही है? जी ये जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी कभी एक्सेप्टेंस की थोड़ी कमी हो जाती है। अगर वो फील भी करे कि बच्चा नहीं सुन रहा है तो मे बी ड्यू टू सम फियर के घर वाले क्या बोलेंगे, दूसरे समाज के लोग क्या बोलेंगे, तो मे बी वो दूसरों के पास जाते हैं सलाह लेने की। बच्चा लगता है कि सुन नहीं रहा है तो बोल देते हैं छोटे बच्चे हैं, ये बाद में हो सकता है 1 साल का हो जाए, 2 साल का हो जाए तो बोलना सुनने लग जाएगा। तो लेकिन आज के ज़माने में अगर आपने 2 साल आपने इसका वेस्ट हुआ, इसका मतलब बच्चे का दिमाग का जो डेवलपमेंट है 2 साल का वो बिना सुनने का हो गया और उसके वजह से उसकी भाषा में बहुत कमी हो जाती है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग को पता है कि बहुत सारे माइलस्टोन होते हैं कि 1 साल का जब बच्चा हो जाए तो कम से कम 3-4 मीनिंगफुल वर्ड्स इस्तेमाल करने लग जाए, और 3 से 4 महीने का ही बच्चा जब हो जाता है तो उसको सर का जो कंट्रोल होता है वो आ जाता है। तो अगर छोटी या तेज़ आवाज़ पे बच्चा वो उधर ना मुड़े, उधर ना देखे उसको बुलाने पे भी, तो उनको थोड़ा इस बात पे शंका होनी चाहिए और तुरंत तो उसका टेस्टिंग कराना चाहिए। एक छोटे बच्चे की आप टेस्टिंग किस तरह करते हैं, बहुत छोटे बच्चे की? जी, बहुत छोटे बच्चे का तो हम लोग सिंपल पहले बिहेवियर चेक कर लेते हैं कि हम डिफरेंट टाइप के नॉइज़ मेकर्स होते हैं जो अलग अलग टाइप की आवाज़ें, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें होती है, तो उसी टाइप के अलग अलग नॉइज़ मेकर्स आते हैं, पतली आवाज़, मोटी आवाज़ वाले। उससे हम कम आवाज़ और तेज़ आवाज़ में करके उसका बिहेवियर देख लेते हैं कि आँख बंद हो रहा है, आँख खुल रहा है, या वो चौंक तो नहीं जा रहा है तेज़ आवाज़ पे। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर हमें पता लग जाता है कि ये बच्चा जो है आवाज़ों पे इतनी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट है जो इंस्ट्रूमेंट्स के सहायता से हम, जिसको ABR या बेरा टेस्ट कहते हैं, उसके थ्रू हम उसको बच्चे को चेक कर सकते हैं कि उसको कितना सुनने में आ रहा है या नहीं सुनने में आ रहा है। तो डॉक्टर साहब, जब किसी माँ बाप को पता चल जाए छोटे 1 साल से कम उम्र में कि हाँ, लगता है कि उनके बच्चे को सुनने में कुछ समस्या आ रही है, तो उनको इमीडिएटली क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? जैसा मैंने पहले बताया कि पेरेंट्स जो हैं कभी कभी मिस कर देते हैं कि उनके बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, तो आजकल जो बहुत बड़ी चीज़ आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू बॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम। जो एकदम छोटे बच्चे जो अभी पैदा ही हुए हैं, विदिन 1 मंथ जो है उनका हियरिंग स्क्रीनिंग कर लिया जाता है। ऑटो एकॉस्टिक एमिशन हम बोलते हैं, वो वाली मशीन होती है, और ABR जो मैंने पहले बताया, वो दोनों मशीन से हम तुरंत पता चल जाता है और फिर हम उसको फॉलोअप पे बुला के नेक्स्ट टाइम फिर से रीचेक करते हैं। और फिर बाय 6 मंथ बोलते हैं, 136 का ये एक फार्मूला दिया है जो उसमें 136 के थ्रू यानी 3 मंथ्स में उसको हमें डायग्नोज कर लेना चाहिए, और बाय 6 मंथ उसका इंटरवेंशन या जो भी उसको ट्रीटमेंट है वो मिल जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया था माइलस्टोन्स का बच्चों में, तो आम तौर पर किस उम्र पर बच्चा सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है, वाक्यों में अपने आप को अभिव्यक्त करना शुरू कर देता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि 1 साल का बच्चा कम से कम उसको मीनिंगफुल वर्ड्स आने लग जाते हैं, और 1.5 साल के बच्चे में करीब 50 वर्ड जैसे वोकेबलरी आ जाती है, और 2.5 साल तक में वो फ्रेज़ों में बात करने लग जाता है। तो एक तरीके से आप सेंटेंस लेवल पे आपको 2.5 साल में इजली आ जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, देखा गया है कि कुछ बच्चे थोड़ा लेट बोलना शुरू करते हैं, तो उसका भी कुछ कारण हो सकता है कि ऐसा ही कब कुछ बच्चे जल्दी शुरू कर देंगे, कुछ लेट शुरू कर देंगे, कुछ बच्चे बहुत साल तक सुनते रहते हैं, एक एक शब्द बोलते हैं, फिर एक से पूरी उनकी भाषा शुरू हो जाती है एकदम से, और पूरे वाक्य बोलते हैं, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा क्या एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, या फिर कुछ इसका भी एक्सप्लेनेशन है? जी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते हैं। अब मान लो कि घर में उनको स्टिमुलेशन नहीं मिल रहा है, दोनों जो पेरेंट्स हैं वर्किंग हैं, तो घर में स्टिमुलेशन ज़्यादा ना मिलने की वजह से वो बच्चा धीरे धीरे बोलना कम बोलता है, और फिर बाद में जब वो उस लेवल पे आ जाए, जब उसका दिमाग विकसित हो जाता है, तो वो फिर बोलना अपने आप को व्यक्त करना शुरू कर देता है। और क्या कारण हो सकता है कि देखिए, इसके लिए हमारे पास टेस्टिंग है, अलग अलग स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, उससे हम टेस्ट कर लेते हैं कि भाई इस एज में इनको नाउन या जो
प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इस टाइप के जो भी भाषा के डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो आए नहीं आए, इस टाइप के हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। तो अगर उसमें हम देखते हैं कि वो अपनी उम्र से 6 महीना या उससे ज़्यादा पिछड़ रहा है, तो हमें लगता है कि अब ये डिलेड हो गए, तो हम उनको फिर थेरेपी का सलाह देते हैं और फिर उनको रेगुलर थेरेपी से हम उसको अपने जो प्रॉपर एज के हिसाब से जो भाषा होनी चाहिए उस पर लाने के प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस चर्चा से मुझे लगा कि क्या कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिस वजह से सिलेक्टिव हियरिंग या हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है? जी, मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं, घटना हो जाए घर में या इसके वजह से तो वो सुनना में कमी हो जाती है। लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो हमारे पास स्पेशल टेस्ट हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि ऑटो एकॉस्टिक एमिशन है और ABR है, उसमें हम कंप्यूटर से चेक करके हमें पता चल जाता है कि इनको कितना एक्चुअल में सुन रहा है। और जब वो बताते हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तब हमें लगता है कि इनको अगर मनोवैज्ञानिक कुछ कारण है तो हम ऐसे चिकित्सक के पास फिर रिफ़र कर देते हैं। डॉक्टर साहब, स्टैमरिंग और स्टटरिंग, ये दो शब्द, इनके क्या कारण होते हैं और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है? ये दोनों शब्द का मीनिंग एक ही है। USA वगैरह में स्टैमरिंग टर्म ज़्यादा यूज होता है और स्टटरिंग टर्म इंग्लैंड में ज़्यादा यूज होता है। लेकिन अगर हम बोलें तो जो हकलाना जो है, ये एक ऐसी समस्या है जो बचपन से शुरू हो जाती है। अगर बच्चों में इसका भी कारण हो सकता है कि जेनेटिक हो, घर में किसी को पहले से किसी मामा, चाचा या फिर एनवायरमेंटल कॉज भी हो सकता है कि आप उनके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी बच्चे को ऐसे हकलाने की समस्या है, तो वो या किसी टीचर को या किसी को भी है, अगर उसके संपर्क में आते हैं तो वो उसका इमिटेशन करने लग जाते हैं और फिर वो उनकी आदत हो जाती है। या फिर अगर उन पे ज़्यादा ऐसा बर्डन हो या कुछ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो, उनको स्टेज पे जाने में डर लगता है, तो वो धीरे धीरे बोली में भी आ जाता है और धीरे धीरे वो ये डिसफ्लुएंट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर उस समस्या का हम इलाज नहीं करें और उसको थेरेपी ना दे प्रॉपर, तो ये धीरे धीरे चल के बाद में इसकी समस्या बढ़ती जाती है। लोग इसको जिनको भी ये समस्या होती है वो छिपाने की कोशिश करते हैं और उनका रिएक्शन भी थोड़ा निगेटिव हो जाता है, इमोशनली वो अफेक्टेड हो जाते हैं, तो वो समस्या बढ़ती जाती है। और जब ज़्यादा हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो एकदम ठीक भी हो जाए, उनको हम फिर अपने समस्या पे कंट्रोल करना सिखा सकते हैं। पूरी तरह ठीक करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक चैलेंजिंग टास्क है। तो डॉक्टर साहब, तकरीबन कितने % केसेस हकलाने के या स्टैमरिंग के ठीक हो जाते हैं पूरी तरह से? जो बच्चों में होता है वो बहुत हद तक देखा गया है कि 60-70% तक वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं फिर इसमें फिर वो आगे तक उनका चलता रहता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं और एक बहुत ही प्रख्यात अनुसंधान केंद्र से हैं, तो हमारे सुनने वालों को बताइए कि आने वाले समय में हम क्या नई डेवलपमेंट्स इस एरिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, अभी यही है कि जो भी स्पीच एंड हियरिंग पे अलग अलग जो भी समस्या है, सब पे रिसर्च वर्क चल रहा है। अभी तो हम ये बोल सकते हैं कि सुनने के लिए स्टेम सेल्स और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है, उस पे अभी बहुत सारे अनुसंधान चल रहे हैं और उस पे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में हम जो हेयर सेल्स हैं उसको भी रीजनरेट कर पाएँ। लेकिन इंडिया में इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाँ, कॉक्लियर इम्प्लांट जो एक एरिया है जिसमें हम छोटे बच्चों को भी सुनने की उनको हम इलाज कर सकते हैं उसके थ्रू। और बोलने की समस्या के लिए तो आपको ये है कि स्पीच थेरेपी और डिफरेंट ये चल रहे हैं। बस इतना ही है, अभी यही है कि इंडिया में हम लोग उसको ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के आखिर में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? छोटे बच्चे जो हैं उनको अगर आपको लगे कि सुनने की तकलीफ़ है, समस्या है, तो आप किसी दूसरे से ना पूछें, किसी वैद्य के पास ना जाएं। सबसे पहले आप उसका हियरिंग जो ENT डॉक्टर्स हैं और जो ऑडियोलॉजिस्ट है उनके संपर्क में आएँ और जल्दी से जल्दी उसका निवारण करें। आप एक जगह से दूसरी जगह आप जाओगे और बच्चे का जो बहुमूल्य समय है वो बेकार होता है। जितनी जल्दी हो सके आप उसका इलाज कराएं। और औरों के बारे में ये बोलूँगा कि अपने हियरिंग का सही ढंग से इस्तेमाल करें और उसको बचाएं। तेज़ आवाज़ पे अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का जो है उसको कम आवाज़ पे सुने, अपने कान को बचाएं। डॉक्टर नौरेन आलम, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस कार्यक्रम में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इसी के साथ ही श्रोताओं, अपने साथी संजीव दोसांझ को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे इंजीनियर सीतेश मिश्रा ने। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।